Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ मिस्टर A.K. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब हेडलाइंस के साथ है अर्जुन चौधरी। Global share markets log gains. Gold rises to 50,700 rupees per 10 gram level for December contracts at the multi-commodity exchange, and Brent crude oil price hovers around $94 per barrel. वैश्विक शेयर बाजारों में आई वृद्धि। एमसीएक्स में दिसंबर अनुबंध वाला सोने का मूल्य बढ़कर 50,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $94 प्रति बैरल के आसपास रही। अमरीकी शेयर बाजारों में वृद्धि के बाद एशियाई शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 1% की वृद्धि में रहा और सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स सूचकांक 0.9% की बढ़त पर बंद हुआ। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.8% की वृद्धि रही। जापान का निक्केई सूचकांक और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी दोनों 0.7% की तेजी पर बंद हुए। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां रुख मिला जुला था। लंदन के फुटसी में 0.6% की गिरावट चल रही थी। फ्रांस का कैक 0.2% के नुकसान में था। हालांकि जर्मनी के डैक्स में 0.3% की बढ़त थी। मिस्टर भट्टाचार्य, अगर हम एशिया और यूरोप की बात करें तो यूरोप में एक बहुत बड़ी अभी डेवलपमेंट हुई है। नए प्राइम मिनिस्टर ने टेक ओवर किया है। कैसे लगता है आपको अभी इस खबर का स्टॉक मार्केट्स के सेंटिमेंट पर, वर्ल्ड के इकोनॉमिक सेंटिमेंट पर किस तरह का प्रभाव आप पड़ता हुआ देखते हैं? शुरुआती दौर में जो इसका प्रभाव तो जरूर पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जो हमने पिछले 7-8 सप्ताह में देखे थे कि जो यूके की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, उससे मार्केट्स, स्टॉक मार्केट कहिए या बॉन्ड मार्केट कहिए या करेंसी मार्केट कहिए, सब बहुत उतालवे हो रहे थे और वो नेगेटिव एक वाइब्स जारी थी। उसी के लिए जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर जो पहले थे लिज ट्रस, उनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा और ये नए प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं ऋषि सुनाक, ये इनकी जो आर्थिक दृष्टिभंगी जो है, वो मैं समझता हूं कि मार्केट में स्टेबिलिटी लाएगी। और उन्होंने काफी चेतावनी भी दी है कि जो कदम उठाने होंगे वो बहुत सख्त होंगे, वो जनप्रिय नहीं होंगे। तो मैं समझता हूं कि मार्केट को शुरुआती दौर में एक आश्वासन मिला है कि पॉलिसी स्टेबिलिटी रहेगी, पर जब आस्ते आहिस्ते जब सुनक साहब अपनी एक आर्थिक नीति की एक जो देश को और विश्व को दिखाएंगे, मैं समझता हूं उसमें काफी शॉक्स रहेंगे, काफी परिवर्तन रहेगी, काफी कड़वी मेडिसिन रहेंगे, उसके अंदर दवाइयां रहेंगी। तो उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक मार्केट की जो रिस्पांस होगी काफी वॉलेटाइल रहेगी, क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल जो इकोनॉमी की जो पेन पॉइंट्स जो हैं वो अभी भी बरकरार हैं। इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, कोविड से बाहर आने के बाद जो बहुत सारे जो अर्थनीति जो अभी भी जो लड़खड़ा रहे हैं, वो यूके की अर्थनीति उनमें से गिनी जा सकती है। तो ये जो रास्ता जो सुनक साहब तय करेंगे, बहुत ही जटिल, बहुत ही अनइवन रास्ता होगा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके पास कोई ऐसी जादुई छड़ी है जिससे कि वो ब्रिटिश अर्थनीति को एकदम सिक्योरिटी की और रिकवरी की तरफ एक साथ ले जा सकेंगे। हाँ, स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी, एक क्लियर रोड मैप
मालूम होगा और मार्केट के लिए ये एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिव मैसेज है. AKB, the London FTSE 100 declined by 0.6%, and if you look at the UK's economic history, we saw that under Tony Blair, they decided to retain the pound sterling and not adopt the euro when they joined the European Union. Then on the basis of a referendum under James Cameron, they exited the European Union. So now they have both the pound sterling and as an independent country. How do you see them entering into a free trade agreement with India? What benefits will it be for the United Kingdom? And for that matter, immigration, which is also a very big issue, and it concerns Indians from India. You are right, because there is current ongoing. There are talks between India and UK on getting a free trade agreement in place. But as I said earlier, that this path in forging a new free trade agreement with the UK will also have to face up to many challenges. Number one would be what kind of concessions the United Kingdom would be agreeing to give to Indian exports, not just of goods but also of services, which is what India's concern is. On the Indian side, there will be questions on what kind of goods, particularly the alcoholic beverages that we are talking about, their restrictions will be eased to make a free trade agreement really meaningful. So the discussions will be closely watched, and any concession in today's global economic environment, where economic trade policy liberalization is not necessarily a phrase that is welcomed by political establishments across the world these days. India signing a United Kingdom free trade agreement would be fraught with many such challenges. What concessions can India give, and what concessions can UK give to Indian goods and services, and what concessions India can give to UK. So these will be very tough negotiations, and just as we have seen in the case of Australia, which is an early harvest agreement, and in the case of UAE, which is not an early harvest agreement, but many items are excluded, and some of the agreements are with the country which is not yet a production hub. So therefore we have, and if India can manage to strike a very meaningful agreement on free trade with the UK, with coverage of goods and services which benefit both the economies, I would say that it would be a big step, but we are not yet there to declare victory on that front. मिस्टर भट्टाचार्य, आपने अभी चैलेंजेस बताए जो पूरे विश्व के लिए कॉमन चैलेंजेस हैं, इन्फ्लेशन है और इंटरेस्ट रेट्स में जो बढ़त हो रही है सेंट्रल बैंक्स द्वारा, और उसका जो इफेक्ट हम इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी देख रहे हैं टू सम एक्सटेंट. इस पूरे, और आपने कड़वी दवाइयों की बात की कि कड़वी दवाइयां यानी इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीज या क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, इस पूरे ग्लोबल अनसर्टेनिटी या कहीं की क्राइसिस सिचुएशन में IMF ने जैसे पॉइंट आउट किया है, चीफ ने, कि इंडिया इज स्टैंडिंग आउट. इंडिया में एक मजबूती दिखाई दे रही है, रेजिलियंस दिखाई दे रही है. इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं और आपको लगता है कि ये सिचुएशन बनी रहेगी भारत की आउट परफॉर्मेंस की, जो हमने स्टॉक मार्केट में भी देखा है? जो इंडिया की जो डिफरेंट जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो हैं वो इसके कारण हैं. क्योंकि अगर आप विश्व के सारी अर्थनीतियों की ओर एक बार झांक के देखें तो उनकी, अगर आप एक्सटर्नल सेक्टर में देखेंगे या डोमेस्टिक सेक्टर में, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन, सारे फैक्टर्स में जो इंडिया की जो स्थिति है, तुलनात्मक रूप से इंडिया की स्थिति बेहतर है. इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो बेहतर है, पर जब एक वैश्विक एक मंदी आती है तो उसका जो प्रभाव
भारत की अर्थनीति में आता है वो थोड़ा लैग इफेक्ट से आता है, थोड़ी देर में आता है। अगर आप 2008-9 की जो नॉर्थ अटलांटिक फाइनेंशियल क्राइसिस जो आई थी, उसकी एक्चुअल इम्पैक्ट 2009-10 में नहीं आई। 2009-10 में तो एक्चुअली अर्थनीति बढ़ गई थी हमारी। उसका इम्पैक्ट आया 2012-13 में, जब हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट 4% जीडीपी की बढ़ गई थी। तो मैं समझता हूं कोई भी वैश्विक जो एक इम्पैक्ट होता है भारतीय अर्थनीति में, थोड़े लैग इफेक्ट से आता है। तो आज की तारीख में हम जरूर ये कह सकते हैं कि हमारी स्थिति विश्व के बहुत सारे देशों के तुलना में अच्छी है। इसीलिए यही एक मौका है भारतीय अर्थनीति के लिए, जो इस वक्त अगर हम जिस तरह से हमने कोविड के टाइम में फिस्कल जो प्रूडेंस का रास्ता न छोड़कर और इन्फ्लेशन को एक इंटरेस्ट रेट के जरिए काबू में लाना, हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थोड़ी देर में ये रास्ता अपनाया, पर वो अपना के आज की तारीख में जो इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ी बहुत जो एक कंट्रोल जो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जताया है कि इन्फ्लेशन 7.4, 7.1 से शायद अगले तिमाही में, उसके तिमाही में जो फोरकास्ट जो आ रहे हैं वो नीचे आने की फोरकास्ट है। इनफैक्ट WPI में तो डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, 10% अभी भी है, पर तब भी डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि इन्फ्लेशन में कंट्रोल पाने के लिए इंटरेस्ट रेट को ठीक तरह से उसको इस्तेमाल करना, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को इस्तेमाल करना, और एक्सटर्नल सेक्टर की जो स्टेबिलिटी को, जो 1.2% डेफिसिट लास्ट ईयर में था, उसका डर यह है कि इस वक्त शायद इस साल में शायद हम 3% की तरफ या 3.5% जीडीपी की तरफ जा सकते हैं। तो एक्सटर्नल सेक्टर और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन और ग्रोथ, ये तीनों चीज को अगर हम ठीक तरह से पॉलिसी के अनुसार हम इसको अगर बरकरार रखें, तो मैं समझता हूं कि हमारी जो स्थिति उतनी नाजुक नहीं होगी जितनी कि और सारे विश्व के देशों में होती है। और मैं ये समझता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अगली दिसंबर की जो द्विमासिक जो मौद्रिक समीक्षा जो आती है, और उससे भी बढ़कर जो सरकार की जो यूनियन बजट फरवरी 1 में आएगी, उसकी स्टांस में ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, क्योंकि 2023 की जो बजट जो आने वाली है, अगर उसमें सरकार उसी तरह पहले की तरह पिछले 1-2 साल तक की अगर फिस्कल प्रूडेंस का पाथ को अपना के रखे, तो मैं समझता हूं कि हमारी देश की अर्थनीति शायद ये जो विश्व के सारे जो लुढ़कने वाले अर्थनीति जो हैं उससे काफी दूर रह सकते हैं। AKB, taking a cue from gross domestic product and coming back to Europe and specifically the United Kingdom, where Rishi Sunak is now the new Prime Minister. Your free trade agreement is very important to your fiscal policy also, if you're looking for foreign direct investment. And typically we have a nation seeking relaxation or concessions in quota, customs duty, or any other type of regulation on a short-term basis. On a long-term basis, you have a free trade agreement. But we have companies entrenched in the United Kingdom, like Tata Steel, who have acquired Chorus, for instance, and that's been amalgamated into Tata Steel now, and they're seeking a subsidy from the UK for electric furnaces. That way, they will be able to reduce their carbon footprint from their thermal power installations, but that's not forthcoming. How do you see the Prime Ministership right now addressing these concerns? Because Tata Steel is a multinational company which is entrenched in India and in the UK as well. So how do you see businesses being promoted, and that will also lead to greater foreign direct investment, like what you've seen in Ireland, what you've seen in Scotland? I personally feel that Rishi Sunak will have to carry the burden of his Indian origins when he frames his policies. And his loyalties to the British country, the British society, British system will always be on test. And therefore, to expect Rishi Sunak as the UK Prime Minister to take any step that is seen as greatly favoring the Indian economy or Indian government would be probably asking a bit too much from a Prime Minister
who will rather be expected to address its Brexit concerns, address employment is also an issue. Employment issue, the Northern Ireland issue, the Scotland issue. As you know, the Scotland is wanting a referendum right now, and Rishi Sunak will have to first address. And please remember his promise to the nation. His promise to the nation is that we want to have a united country. Now that will be his goal. So at this point in time, in terms of his priority of policy attention, I think Tata Steel or such issues, subsidies to an Indian company or having an FTA with India will not receive the kind of priority that we in India will expect, because Rishi Sunak will look after the British interests, the concerns of unemployment, concerns of inflation, which is in double digit there, and of course the Brexit impact that he has to withstand from his policy point of view. चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा विराम लेंगे और फिर इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। आप फिस्कल प्रूडेंस के महत्व की बात कर रहे थे। अगर अप्रैल टू अगस्त हम देखें 5 महीने के जो आंकड़े आए हैं उसमें लगभग 34% जो फिस्कल डेफिसिट बजटेड है वो दर्ज हुआ है, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है बजटेड लगभग 39 लाख करोड़ का इस वित्त वर्ष के लिए, उसका 35% खर्च हुआ है। तो आपको लगता है कि ये फिगर्स बड़े ही इंडिकेशन दे रहे हैं कि फिस्कल प्रूडेंस के पाथ पे हम ठीक ठाक चल रहे हैं? आपने एकदम सही कहा। अब मैं 5 महीने की जो सीजीए के फिगर्स जो हैं उसके आगे बढ़कर मैं ये कहूंगा कि अगर आप पहले आधे साल की अप्रैल से सितंबर की ओवरऑल रेवेन्यू सिचुएशन में देखें, उसमें जो ट्रेंड्स जो आ रहे हैं, अगर आप जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं या कॉर्पोरेशन टैक्स रेट या इवन इंडिविजुअल पर्सनल इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सारे चीजों को देखें और उसके साथ साथ ये भी देखें कि इस साल विंडफॉल टैक्स की अनुमानित रेवेन्यू 40,000 करोड़ होगी। जो चीज एक्साइज रिड्यूस करने से हुई थी वही इसको सरकार ने कॉम्पेंसेट कर दिया है विंडफॉल टैक्स से। और मैं ये समझता हूं कि आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि जो 6.4% की जो वित्तीय घाटा का जो अनुमान लगाया गया था बजट के टाइम में, इसको हासिल करना मुश्किल एकदम नहीं लगता है। हालांकि सरकार की एक्सपेंडिचर काफी बड़ी है पहले से। फूड राशन जो स्कीम जो है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना था, उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से अब 9 महीने हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूं इनके बावजूद सरकार का जो वित्तीय घाटा अगर 6.4% के अंदर रहा, हालांकि ये बात सच है जो हमारी नॉमिनल इकोनॉमिक ग्रोथ इन्फ्लेशन के लिए बढ़ गई है, तो जो ये जो आंकड़ा जो है वो एक नॉमिनल इकोनॉमिक साइज, बढ़ी हुई इकोनॉमिक के साइज के अनुपात में शायद इसको हासिल करना थोड़ा बहुत सहूलियत आई है उसमें। पर तब भी मैं कहूंगा कि 6.4% को हासिल करना एक आज की तारीख में ये एक वित्तीय अनुशासन का एक बहुत बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल साबित होगा। उसके साथ साथ अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, उसमें भी आप देखेंगे कि रेलवेज, रोड्स की और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीज की पेस जो है वो बड़ी हुई है। उसमें कोई कमी नहीं हुई है। वो भी देश की अर्थनीति की जो इकोनॉमिक ग्रोथ को नीचे न जाने से रोकने से सहायक बनी हुई है। तो अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने की बात अगर ये सवाल आती है, मैं समझूंगा कि इस वक्त सरकार की जो अप्रोच जो है वो फिस्कल प्रूडेंस की ओर है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी तक इन्फ्लेशन कंट्रोल के ऊपर सख्त नजर डाली हुई है और दिसंबर में मैं समझता हूं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की हम उम्मीद पूरी तरह से कर सकते हैं। हालांकि लोग इकोनॉमिक जो पार्टिसिपेंट जो हैं वो शायद थोड़ा बहुत घबराए हुए होंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, पर आपको ये भी देखना होगा कि ये रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो अभी 1% भी तक नहीं गया है और वो रियल इंटरेस्ट रेट जब तक ना 1% में पहुंचे वो, मैं समझता हूं कि आज की तारीख में वो रियल इंटरेस्ट रेट 1% का टारगेट एकदम सही है और उसको हमें जानना जरूरी है। प्रॉब्लम या चैलेंजेस तब आएंगी जब हमारी रियल इंटरेस्ट रेट 1% में पहुंच जाएगी और उसके बाद भी अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगी। पर उसके लिए हमें फोरकास्ट की ओर देखना है कि फोरकास्ट ये है कि इन्फ्लेशन शायद अगले साल उतना ज्यादा न हो और वो 5-5.5% में आ जाए। अगर वो आ जाए तो मैं समझता हूं कि इंटरेस्ट रेट की जो गति, जो बढ़ने की जो गति है उसको भी कम कर दी जा सकती है और शायद अर्थनीति एक मोर स्टेबल पटरी की ओर जाएगी। AKB, you've spoken extensively about the fiscal responsibility of the government to meet its target of 6.4% for the entire financial year, but for the quarter it's above 30%. How do you see the government reduce its spending responsibility in the next 2 quarters, and what does that mean for aggregate demand or the lack of stimulus in the economy if the government takes those steps? At this point in time, the numbers clearly suggest that the government expenditure is very much in tune with the annual pace of increase in the expenditure. So the government is staying within its budgetary expenditure limits. There is no excess expenditure that is taking place over and above what is budgeted for. On the contrary, what is happening is that the revenues are outpacing the expectations and the projected. So, which is why on a larger base of the nominal size of the economy, reaching a 6.4% of fiscal deficit target will be feasible, and that is the point I was trying to make. Well, let's have a look at the U.S. market now. U.S. stocks closed sharply higher yesterday as soft economic data hinted that the Fed's aggressive policy is taking effect, while falling benchmark treasury yields boosted the rally's momentum. The Dow Jones Industrial Average rose 1.1%, the S&P 500 gained 1.6%, and the Nasdaq Composite Index surged 2.3%. As the story suggests, AKB, the treasury yields are now not hitting 5%, but they're still under 4.5, whether it's short to long term, and we are seeing a diversion of the investment into the equity markets in the US. If we just correlate that to the Sensex, which fell by 288 points only, it's at striking distance of 60,000. How do you see the markets now reacting to what's happening in the US, which is bullish, when the markets reopen tomorrow? Well, I think what is going to happen in the US right now is there is a double think on what kind of inflation trajectory that they are going to experience, and which is why the Fed, some sections of the Fed are wondering whether the same pace, the rate at which they've been going up, the interest rates have been going up 75 basis points every time they meet, should be continued, or should there be a kind of a deceleration in that space, which is what has given some momentum to the US stock market and the yields coming down. Now, which this essentially means that there is a possibility of some synchronized positive impact for the Indian stock markets, but I think this is too insignificant a signal for it to make a substantive impact on the Indian stock markets. What the Indian stock market will actually look forward to is actually the way the corporate results pan out in the next few days or a couple of weeks. How the inflation numbers that come out in the month of November, and most importantly, how the overall recovery on the agricultural front
it takes place, because the rural demand is something that is very, very critical. And if the agricultural economy can shrug off the late monsoon impact and a drop in the Rabi output of wheat, then I would imagine the stock market will positively respond to those signals. मिस्टर भट्टाचार्य, यील्ड से ही मेरा भी क्वेश्चन जुड़ा हुआ है. अमेरिकी बाजार में यील्ड्स काफी ऊपर पहुंच गए, हालांकि अभी एक दिन गिरे हैं, बट दे आर एट अ वेरी हाई लेवल, विच आई मीन उसका कॉरलरी होता है कि उनकी बॉन्ड की प्राइसेस नीचे आ गई हैं. सो आपको लगता है कि जो जैसे यूएस सेंट्रल बैंक की होल्डिंग है बॉन्ड्स की, उसकी वैल्यू कम हो जाती है? क्या इससे कोई कॉज फॉर कंसर्न हो सकता है उनके बैलेंस शीट के लिए? जरूर उनके कॉज कंसर्न होता है. अगर प्राइसेस नीचे आ जाती हैं तो उसका एक इम्पैक्ट हमारे देश की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी होती है. अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिजर्व्स में देखें, उसमें जो डिक्लाइन जो आई है वो अगर $100 बिलियन की डिक्लाइन आई है, उसमें 2/3 डिक्लाइन जो आई है वो ये रिवैल्यूएशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व से आई है, और वो ये मार्क टू मार्केट होता है. अगर वहां पे अगर बॉन्ड प्राइस अगर नीचे आ जाते हैं तो उससे होता है. पर कल जो मार्केट में हुआ, आज जो मार्केट में हो रहा है, अगर उससे अगर यील्ड्स कम हो जाती हैं, इसका मतलब प्राइस बढ़ रहे हैं, तो वो भारत की मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल साबित हो सकता है. Mark to market is also related to the dollar's valuation, and right now the dollar index has come down to 110 from 114.15 earlier. How do you see the dollar weakening or strengthening in the short to medium term? Well, it's a question of the flow of dollar into the U.S. economy, and right now what is happening in the globe right now does not clearly indicate that there will be any further surge in the dollar inflow into the U.S. economy. So I would say that this increase and decrease would be fairly range bound, and we should not be expecting a major change in that direction. Well, let's have a look at the oil market now. In intraday trade, Brent crude was trading at $94.20 per barrel, while WTI crude prices were at $86.30 per barrel. How concerned are you about rising crude oil prices, and how is India looking to hedge against it? Briefly. I don't think that there is much to celebrate about the oil sector because of the uncertainties associated with the Russia-Ukraine conflict, and plus the overall oil reserves in various producing countries maintaining a decades low level. So therefore, I do see the oil prices maintaining these current elevated levels and not having a very positive impact on the Indian oil market as well. आइए चलते हैं प्रेशियस मेटल्स की ओर. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना 70 रुपए महंगा होकर 50,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी 20 रुपए की वृद्धि दर्ज करती हुई 58,110 रुपए प्रति किलो पर थी. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,673.10 प्रति आउंस पर और चांदी भी बढ़त दर्ज करती हुई $19.60 प्रति आउंस पर थी. आपकी ब्रीफ सा कमेंट, ये डिप्रेस्ड जो प्राइसेस हैं, हालांकि आज हल्की सी बढ़त है, यही रहेंगे या आप देखते हैं कि हम फेस्टिवल सीजन पार कर चुके हैं, शायद लेवल जो होगा ये रेंज बाउंड रहेगा और थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी गोल्ड मार्केट में, प्रेशियस मेटल्स मार्केट में चलती रहेगी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर भट्टाचार्य. आप आए स्टूडियो में और आपने हमारे मार्केट मंत्र के श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी. नमस्कार. And before we close, a reminder of the headlines. Global share markets log gains. Gold rises to 50,700 rupees per 10 gram level for December contracts at the multi-commodity exchange, and Brent crude oil prices hover around $94 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.